हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर है इकोसिस्टम, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आर। बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स यानी जो डेड और डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं। वो असल में होते क्या है, किस कैटेगरी में आते हैं? तो ऑटोट्रॉप नहीं होते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉप अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये तो भोजन डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉप, तो डिकम्पोजर हेट्रोट्रॉप होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। सेप्रोट्रॉप, सेप्रोट्रॉप पे भी होते हैं। सेप्रोट्रॉप यानी जो कि सड़े गले पर फीड करते हैं। तो डिकम्पोजर तो यही करते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर दूसरा और तीसरा। आंसर नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। The process of mineralization by microorganisms help in the release of। जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चलती है तो ये बड़ी ही लंबी प्रोसेस चलती है और उसमें 3-4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म मिनरलाइजेशन करता है, मिनरलाइजेशन यानी कि जो कि ऑर्गेनिज़म होते हैं उसमें जो मिनरल होते हैं वो बह जाते हैं और वापस से उनकी एक अलग साइकिल चलने लगती है। तो वो कैसे मिनरल उनसे निकलता है? तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उनसे निकलता है। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता इज द रेट ऑफ बायोमास, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। बायो का मतलब बायोलॉजिकल और मास का मतलब वजन बढ़ाना। तो प्रोडक्टिविटी में ये देखा जाता है कि जो लिविंग मैटर है उसने कितने समय में यानी 1 साल में दिए गए एरिया में कितना अपना वजन बढ़ाया। तो इसे एक्सप्रेस किस यूनिट में करते हैं? तो इसमें करते हैं ग्राम इनवर्स पर ईयर, या इसका दूसरा यूनिट आप कह सकते हैं KCL पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। एक बायोमास होता है जो अपराइट होता है और एक होता है जो कि ऊपर से नीचे के में आता है। तो इन्वर्टेड पिरामिड हमें किस इकोसिस्टम में मिलता है? तो मराइन इकोसिस्टम में, क्योंकि मराइन इकोसिस्टम में पहले नीचे क्या हो जाएंगे? फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिशेस, फिर बड़ी फिशेस, ऐसे करके उनका ये जो है इन्वर्टेड बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर। इन सब में से प्रोड्यूसर कौन नहीं है? प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अपना भोजन बनाते हैं और उन्हीं के भोजन से बाकी सारे लोग जो चेन बनी हुई है इकोसिस्टम में, फूड चेन में, उनसे भोजन धीरे धीरे करके लेते हैं। तो इसमें एगेरिकस प्रोड्यूसर नहीं है। Which of the following ecosystem is most productive in terms of net primary production? Net primary production यानी GPP माइनस अगर हम R कर देते हैं, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर हम रिस्पायरेशन लॉसेस को घटा देते हैं तो जो बचता है वो आ जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं। वहाँ पे भारत जो है ये भी एक ट्रॉपिकल देश है, जहाँ पे सूरज की जो लाइट होती है हमेशा मिलती रहती है। बहुत ज़्यादा सनलाइट यहाँ उपलब्ध है और भी बहुत सारे रीजन है। यहाँ पे ग्लेशिएशन कम है, आइस नहीं बनते हैं, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। यहाँ पे कुछ हिंट में दिया भी गया है कि अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ईस्चुअरी जहाँ पे कि एक डेल्टा के तौर पर एक बन जाती है, वहाँ पे पानी मौजूद रहती है, तो वो 20,000 KCL पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। और अगर टोटल एरिया उन दोनों का निकाले, रीफ का और ईस्चुअरी का, तो वो 2 × 10⁻6 किलोमीटर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल में जाएं और सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाएं तो ये 14.7 × 10⁻6 किलोमीटर स्क्वायर हो जाती है, बिकॉज ऑफ द लार्जर एरिया, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया भी काफ़ी लार्जर है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी हाई होती है। पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है? तो या तो ये अपराइट हो सकता है या फिर ये इन्वर्टेड हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग, हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। सूरज से अगर पत्ती सनलाइट लेती है, सनलाइट लेने के बाद ये फोटोसिंथेसिस करती है, भोजन बनाती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का इसमें यूज किया जाता है।
तो आखिर सोलर एनर्जी से पत्तियां कितना लेती है? तो अगर आप सिंपल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोलर एनर्जी की जो पावर रेडिएशन होती है, जो 400 से 700 नैनोमीटर की होती है, वही पत्तियां ले पाती है, जो कि विजिबल रे होती है। अल्ट्रा वायलेट रे पत्तियां नहीं लेती हैं। और सिंपल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1% ही ये ले पाती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या है? 2 से 10%, तो हम बी नंबर में टिक मारेंगे। Among the following, who do you think the process of decomposition would be the fastest? आपको क्या लगता है कि प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा? तो ये सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हार्बीवोर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आखिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, उसमें से हार्बीवोर कितना डाइजेस्ट करते हैं? इज़ ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हार्बीवोर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10%। इतना ही हार्बीवोर डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफ भोजन बनाते हैं, उनके बाद जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो सब में 10-10% करके चलती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, जब इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, क्या होता है इस प्रोसेस में? अगर कहीं पे कुछ भी है, वहाँ पे अगर खाली है, रॉक है या फिर पानी है, तो उसका फेट क्या होता है? अंत में वो फॉरेस्ट बनता है। 2 तरह के होते हैं, मिलियन ऑफ 200-100 साल लग जाते हैं, और एक दूसरा होता है जिसमें कम समय लगता है। तो क्या है? द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटी आर, तो वहाँ पे चेंजेज होने शुरू होते हैं। पहले लाइकन आते हैं, उसके बाद उसके सक्सेसिव और लोग आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उस जगह को बसाते हैं। ये पूरे के पूरे ऑर्डर में होता है और सीक्वेंस में होता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, संतुलन में रहता है। एमंग द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल विच वन डज नॉट हैव लॉसेज ड्यू टू रिस्पायरेशन। बायोजियोकेमिकल साइकिल जब चलती है तो कौन सी इसमें से लॉस किस में नहीं होता है? तो ऑल ऑफ द फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, किसी में भी कोई लॉस नहीं होता है रिस्पायरेशन के कारण। सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, अगर प्राइमरी सक्सेशन वाटर में होगी तो क्या क्या इसकी सीक्वेंस होगी? तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, क्या होता है? ये प्रोड्यूसर होता है। उसके बाद आएगा रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट यानी जो प्लांट वाटर में पाए जाते हैं, रूट होते हैं और सबमर्ज्ड डूबे हुए रहेंगे। फिर आएगा फ्लोटिंग हाइड्रोपार्ट, जो कि तैरने वाला होगा, पानी पे तैरने वाला। फिर आएगा रीड स्वाम्प, उसके बाद आएगा सीजेज, उसके बाद बनेंगे मीडो, घास के मैदान बनेंगे, और अंत में ये बन जाएगा ट्रीज़। यानी अब यहाँ पे क्या बन गया? ये फॉरेस्ट बन गया और इसमें तरह तरह के ट्रीज़ रहेंगे। रिजर्वोयर ऑफ द गैसेस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट, रिजर्वर यानी कि जहाँ पे रिजर्व करके रखा जाता है। ये सारे बायोजियोकेमिकल साइकिल कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग होती है। इफ द कार्बन एटम्स फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर ऑलरेडी हैव पास थ्रू द 3 स्पीसीज, प्रोड्यूसर ने जो कार्बन एटम्स फिक्स की, अगर वो 3 स्पीसीज से पास कर गया तो ट्रॉपिक लेवल लास्ट स्पीसीज की क्या होगी? तो पहले क्या आता है? प्रोड्यूसर, उसको खाने वाला कौन आएगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर आएगा सेकेंडरी, और फिर क्या आ जाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर आएगा, जो जिसने प्रोड्यूसर को खाया कंज्यूमर। तो लास्ट स्टेप आ जाएगी टर्शियरी कंज्यूमर की। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज एक्सपेक्टेड इन एन एरिया वेयर इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रिसिपिटेशन, कौन से इकोसिस्टम में प्रिसिपिटेशन यानी वर्षा से ज़्यादा ये होगी, इवेपोरेशन होगी, वाष्पीकरण होगी, और उसका मीन एनुअल रेनफॉल 100 mm से भी कम होगा? तो ये पाई जाती है डिज़र्ट में, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। द जोन एट द एज ऑफ ए लेक और ओशियन, आगे बढ़ते हैं। ओशियन विच इज अल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर, यानी ओशियन का ऐसा जोन जहाँ पे कि वो एयर के कांटेक्ट में है एंड इमर्स्ड इन वाटर, और वाटर में डूबा हुआ है, ये कहलाता है बेंथिक जोन।
इडेफिक फैक्टर्स रेफर्स टू, इडेफिक फैक्टर का मतलब होता है सीधे सॉइल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेचुरल इकोसिस्टम। यहाँ पे कुछ सर्विसेज दी गई है यानी सेवा दी गई है, तो इन सब में से कौन सी सर्विस है जो कि हमें कोई भी प्राकृतिक इकोसिस्टम देती है। तो साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये तो देती ही है, इकोसिस्टम ही देती है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से भी बचाती है, मृदा अपरदन से, मिट्टी खिसकने से। तो ऐसा कब होगा, जब पेड़ बहुत ज़्यादा लगे रहेंगे, वो मिट्टी को थामे रहेंगे, बांधे रहेंगे। पॉल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूटेंट को भी यानी जो पॉल्यूशन करते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकते हैं, ऐसे खतरे को कम करते हैं। तो ये सारी सेवाएं देने का काम करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सारे सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।